जो कम से कम मान के चलिए 200-400 लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे और जो हमने धरना प्रदर्शन किया था, उसकी वजह से इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि केजरीवाल जी ने 2 दिन बाद ही एक लेटर लिख करके भेज दिया राज्यपाल के पास कि भैया ये सैटरडे संडे का लॉकडाउन और ये नाइट कर्फ्यू बंद किया जाए। उसको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और इस वैक्सीन अत्याचार को बंद करना होगा। तो जिस प्रकार से हम लोग जगा रहे हैं उसका जो असर पड़ रहा है जनता के ऊपर, उस असर को देख करके सारी सरकारें भयभीत हो रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धांत राजपूत और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण कोठारी, MBBS MD। तो हम उनसे बातचीत करेंगे इस षड्यंत्र के बारे में। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर मेरा पहला सवाल ये है कि जो भी मैं आपके कार्यों की पहले अपडेट जानना चाहूँगा। जो अरविंद केजरीवाल को आपने विज्ञापन सौंपा था, उसका क्या हुआ? हम लोग 20 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी से मिलने गए थे और एक ज्ञापन हमने देने की कोशिश की थी। तो केजरीवाल एंड टीम, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, तीनों वहाँ से भाग लिए। पीछे वाले गेट से वो गायब हो गए और अपने जितने भी अधिकारी कर्मचारी थे उनको मना कर दिया। फिर भी हमने वो ज्ञापन ईमेल कर दिया था उनको। तो उसका इतना बड़ा असर हुआ उस ज्ञापन का, और ज्ञापन के साथ में जो दिल्ली की टीम थी और दिल्ली के आसपास जो NCR की टीम थी, उसके बाद आप देख रहे घटनाक्रम किस प्रकार से बदला। राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल उपराज्यपाल ने 1-2 दिन उसको एक सैटरडे को रोक के रखा। उनको भी बात समझ में आ गई, फिर बीजेपी वालों को बात समझ में आ गई कि जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में जनता कहीं उनकी वैसे ही पिटाई नहीं करते जैसी पिटाई वहाँ उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो उन लोगों ने भी अपने उपराज्यपाल से संपर्क किया होगा और उस चीज़ को जो हमारी मांग थी कि भैया ये आप बंद कीजिए सैटरडे संडे का लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू। तो आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर सैटरडे संडे का लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू अब बंद कर दिया गया। तो ये बड़ी उपलब्धि रही हमारी टीम की। हमारी टीम के जो काफ़ी कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत सक्रिय योगदान दिया उसके अंदर, जिसकी वजह से आज केजरीवाल जी को वो आदेश वापस लेना पड़ा। अब आगे की रणनीति क्या है? जैसे कि जब आप क्या अब इस षड्यंत्र के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करेंगे? हाँ, अभी जो हमने मूवमेंट चलाया था उसका असर ये देखने को मिला कि लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू हटा है। लेकिन अब जो हम आगे और जो मूवमेंट चलाने वाले हैं, हम सरकार को एक कहने वाले हैं कि आप वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से फोर्स लगा रहे हैं वो गलत है। लोगों को ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवाई जा रही है, वो गलत है। लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने वाले और नहीं लगवाने के वाले में एक डिफ्रेंशिएशन पैदा किया जा रहा है। जो नहीं लगवा रहा है उसको कहीं कहीं पर एंट्री बंद की जा रही है। इस अत्याचार के खिलाफ भी हम दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे और देश की जनता हमें साथ देगी। तो निश्चित तौर से आने वाले समय में जो वैक्सीन को लेकर के जो सरकार की नीति है कि ज़बरदस्ती लगाओ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है कि वैक्सीन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, स्वैच्छिक है, वहीं पर कई तरीकों के माध्यम से उसको फोर्सफुली लगाया जा रहा है। तो हम इसके खिलाफ भी आंदोलन करने वाले हैं और सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसको इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा और इस वैक्सीन अत्याचार को बंद करना होगा। सर आप हो या डॉक्टर विश्वरूप रॉय हो या फिर देवेंद्र पलारा हो, सर आपने देखा होगा कि आपके जो भी साथी हैं उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और सब पे FIR हो चुकी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी हों। तो सर इसको आप किस नज़र से देखते हैं? पुलिस के ऊपर से आदेश होता है, क्योंकि अब पूरे देश के अंदर जनता जागरूक होने लगी है। और आपको मैं बताऊं कि कम से कम 18 करोड़ लोगों ने सेकंड डोज को नहीं लिया या लेने से मना कर दिया। तो ये कहीं की जो हम लोगों की टीम है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है और जिस प्रकार से उन्होंने देश के लोगों को जागरूक किया है,
तो उससे 18 करोड़ लोगों ने सेकंड डोज लेने से मना कर दिया। तो ये हमारी उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि जो हम बताएंगे कि यूके के अंदर जिसे ये कहते हैं फुली वैक्सीनेटेड, उनकी संख्या 80% है, जो जिनको फुली वैक्सीनेटेड कहते हैं। भारत में ये संख्या 49% है, यानी कि मान के लीजिए लगभग 30% कम है, 30-31% कम है। तो ये भी हमारी जो टीम है, हम जो टीम वर्क कर रहे हैं, सब लोग मिलकर जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन सब लोगों की वजह से 30% जनसंख्या अभी फुली वैक्सीनेटेड सरकार के हिसाब से नहीं है, यानी कि वो भी अब जागरूक हो गए हैं, वो भी वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं। बाकी जो 50% लोगों ने जो वैक्सीन ली है, उसमें से अधिकांश लोग या तो वो अनभिज्ञित है या फिर फोर्सफुली कि भाई आपको मेट्रो में नहीं बैठ सकते, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आपको फ्लाइट में नहीं जा सकते, जिस प्रकार से उनको रोका गया, वो मजबूरी में उन लोगों ने वो लिया था। तो जिस प्रकार से हम लोग जगा रहे हैं, उसका जो असर पड़ रहा है जनता के ऊपर, उस असर को देख करके सारी सरकारें भयभीत हो रही है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आकाओं को ये कह रखा था कि हम इतने दिनों के अंदर वैक्सीन लगवा देंगे सबको, है ना। तो वो उनकी जो आकाओं के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता थी, जो कि देश के प्रति होनी चाहिए थी, देश के प्रति नहीं होकर के उन्होंने अपने विदेशी ताकतों के साथ में जब समर्पण किया, वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही अंदर से परेशान हो चुके। तो जो भी इस मूवमेंट पर जो लोग जुड़े हुए हैं, सबके ऊपर दबा करके एफआईआर की जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जीत हमारी होगी। साथ में ही आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी पुलिस कर्मियों को एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक अनुरोध करना चाहता हूँ। वो मेरे इस अनुरोध को, मेरे इस सुझाव को ध्यान रखें कि वैक्सीन मास्क जो है वो आपका मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी है, यानी कि कोई लगाना चाहे तो लगाए, कोई नहीं लगाना चाहे तो नहीं लगाए। दूसरा, पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी कोई अधिकार नहीं है कि किसी को मास्क नहीं पहनने की वजह से चालान काटे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी पुलिस अधिकारी को, कर्मचारी को, पुलिस कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक, किसी को भी यह अधिकार नहीं कि किसी व्यक्ति को रोक के पूछे कि भाई तूने मास्क क्यों नहीं लगाया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस किस धाराओं के अंतर्गत सभी पुलिस कर्मियों से मेरा निवेदन है कि ये वाला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। यदि आपने किसी को मास्क नहीं पहनने की वजह से चालान काटा है या किसी को रोक के ही पूछा है कि भैया मास्क क्यों नहीं पहना, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, ये जो काम ये किया है, ये काम असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है और अतार्किक है। तो उसके खिलाफ, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे कमिश्नर हो, उसके खिलाफ किस किस धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज हो सकता है। सरकारें तो आती रहती है, जाती रहती है, आज ये सरकार चली गई, कल कोई और सरकार आ जाएगी। तो जितने भी पुलिस कमिश्नर हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से उनको संदेश पहुंचाइए। आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सरकार आएगी जाएगी, लेकिन आप ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कल को इसकी वजह से आपको भी जाना पड़ेगा। तो आप एक सर्कुलर जारी करें कि भाई कोई भी आपका अधीनस्थ कर्मचारी किसी को भी मास्क नहीं पहनने की वजह से नहीं रोके और नहीं पूछताछ करे, क्योंकि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। फिर भी कोई मास्क को लेकर चालान काटता है या आपको पूछता है कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, आपको रोकने की कोशिश करता है, तो चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो कमिश्नर हो, उसके खिलाफ किस किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है, ये मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ और पुलिस वालों को भी बताना चाहता हूँ। आईपीसी एक्ट के हिसाब से आईपीसी 302, 336, 323, 319, 321, 307, 166, 109, 120, 20, 34 और 220 इसके अंतर्गत पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ में आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसकी धारा के हिसाब से अंडर सेक्शन 51, 54, 55, 56, 58 के अंतर्गत भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसके खिलाफ? जो भी आपको मास्क नहीं पहनने से रोक रहा है, पूछताछ कर रहा है, चालान काट रहा है, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और जनता भी अपने अधिकारों का प्रयोग करे और इन एक्ट के अंतर्गत
इन एक्ट के अंतर्गत इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप भी आपके चैनल के माध्यम से अधिक लोगों को हम जागरूक करना चाहेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो और इस नई वैश्विक व्यवस्था का विरोध करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। धन्यवाद।